हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन्स में डीसी जनरेटर का कंटेंट पढ़ रहे हैं और अब मैं डीसी जनरेटर के कंटेंट में एंड तक आ गई हूँ। एक आध लेक्चर और लगेगा मुझे डीसी जनरेटर क्लोज करने में, फिर मैं फिनिश कर चुकी होंगी और उसके बाद मैं डीसी मोटर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, पर मैं कहूँगी कंसेप्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जूनियर इंजीनियर वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं जो अभी अभी हुई है 9 और 10 अक्टूबर को, और साथ में आगे भी इसका सेकेंड पेपर होने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ समझ के ऐसा ही हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्लक्स के आसपास ही होते हैं, रोटेटरी मशीन्स में। तो वही चलिए मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स बताया था, जिसमें से एक था कंपाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड डीसी जनरेटर भी मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर है। शॉर्ट शंट इसलिए क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग फिर इसके सीरीज में आ गए। लॉन्ग शंट में आपको याद हो तो वो ऐसा होता है, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल आपको एक शंट वाइंडिंग लॉन्ग वाली मिलती, मतलब यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, उसको मैं लॉन्ग टर्न बोल रही हूँ और सभी बुक्स में लॉन्ग टर्न ही बोला गया है। अब टिपिकली मैंने यहाँ पे कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात तो की, पर मैं शॉर्ट शंट लेकर इस कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझा सकती हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट शंट के साथ किया, पर जो जो मैं बता रही हूँ वो लॉन्ग शंट पर भी एप्लीकेबल है। अब लॉन्ग शंट हो या शॉर्ट शंट हो, आपके दो टाइप के और इम्पैक्ट होते हैं फील्ड वाइंडिंग के, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के। एक इम्पैक्ट ये होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग। क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है और इस वाली फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है दोनों सेम डायरेक्शन के। मतलब मैं इसको और इजी वर्ड्स में बताऊं कि अगर एक पोल को शंट फील्ड वाइंडिंग इसको नॉर्थ पोल बनाना चाहती है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी इसको नॉर्थ पोल बनाना चाहती है और इसको साउथ बनाना चाहते हैं। पर अगर मैं कहूं कि डिफरेंशियल कंपाउंडेड है, तो डिफरेंशियल कंपाउंडेड का मतलब है दोनों के फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन है। उसका क्या मतलब है कि अगर शंट वाइंडिंग इसको नॉर्थ पोल बनाना चाह रही है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसको साउथ पोल बनाना चाह रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही। तो इसने जो नॉर्थ पोल बनाया उसको, उस फ्लक्स को इसने काटा तो इसको वीक कर दे रही, वो इस नॉर्थ पोल की पोलैरिटी को और इस साउथ पोल की पोलैरिटी को वीक कर दे रही, ये मतलब है। तो डिफरेंशियली कंपाउंड में दोनों के फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, मतलब ये जिसको नॉर्थ बनाना चाह रहा है उसको ये साउथ बनाना चाह रहा है, ऐसा आप बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। और क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग में क्या होता है, दोनों मिलके एक ही पोल को नॉर्थ बना रहे और एक ही पोल को साउथ बना रहे। अब मैं स्पेसिफिकली आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर वाले तीन जो बताना चाह रही हूँ वो मैं आपको क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड डीसी जनरेटर के बारे में स्पेसिफिकली बताना चाह रही हूँ। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना याद दिला दूँ कि ये मेरा डीसी जनरेटर है, मैंने शॉर्ट शंट का बनाया है। कौन से टाइप की कंपाउंडिंग ले रही है, क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग, मतलब दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में, दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में। अभी मैं नो लोड कंडीशन में ले रही हूँ, मतलब मैंने लोड को नहीं जोड़ा है, लोड देखिए अपार्ट है, अलग है। अब हमने वोल्टेज बिल्टअप कर लिया है, ईए एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच गया है, तो नो लोड कंडीशन में यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है मैं उसे ईएओ बोल रही हूँ, और आपको याद होगा नो लोड कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ को मैं ईएओ ही बोलती थी। फिर उसके बाद ईएओ में से जब आर्मेचर रिएक्शन वाला ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाता था तब मैं उसे ईए बोलती थी। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होगा, जब लोड कनेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर करंट बहने लगेगा, तब आर्मेचर रिएक्शन होती है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन वाले ड्रॉप को मैं ईएआर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आर्मेचर के रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है उसको आईएआर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और नेचुरली यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग है तो मुझे यहाँ पर एक टर्म और जोड़ देनी चाहिए, IARSC। बताती हूँ, इसके बारे में बात हो चुकी है, नया कुछ भी नहीं है। आप सर्किट को देखकर केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगी। तो यहाँ पर जब नो लोड कंडीशन है
तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस से वो ईएओ हुआ, और अभी कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रही है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से भी करंट नहीं बह रहा आए, तो इसके इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस ईएमएफ, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस फ्लक्स अभी डेवलप ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। मतलब इसने, इस फील्ड वाइंडिंग ने जिसको नॉर्थ पोल बनाया है और दूसरे को साउथ पोल बनाया है, तो वो इसकी वजह से बने हुए हैं, और नो लोड कंडीशन है तो आए करंट बह ही नहीं रहा है। नो लोड कंडीशन में आए कितना है, जीरो, ये कनेक्टेड ही नहीं है। आए कितना है, जीरो, जीरो है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से कोई करंट नहीं बह रहा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से कोई करंट नहीं बह रहा है अगर, तो फ्लक्स भी नहीं है जो इसको और स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बनाए और स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बनाए। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड है, दोनों के फ्लक्स कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन के, पर अभी कौन फ्लक्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, या इन पोल्स को नॉर्थ और साउथ पोल कौन बना पा रहा है, सिर्फ ये। अभी इसमें से करंट नहीं बह पा रहा है, क्यों, क्योंकि नो लोड कंडीशन है, करंट नहीं बह पा रहा है तो ये अपना फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस कर पाया, फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो इसके फ्लक्स को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। मतलब जितना नॉर्थ पोल जितनी स्ट्रेंथ का और जितना साउथ पोल स्ट्रेंथ का इसने डेवलप किया, उस स्ट्रेंथ में इसका फ्लक्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। अब अगर मैं लोड लगा देती हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ, तो क्या होगा, आए करंट बहने लगेगा। हाँ, जब इसमें लोड नहीं लगाया था, फिर एक बार और बोल दूं, लोड नहीं लगा था तो इसमें से करंट नहीं बह रहा था, तो ईएओ ही वीटी टर्मिनल वोल्टेज था, पूरा का पूरा ईएओ ही क्या था, नो लोड कंडीशन में वीटी टर्मिनल वोल्टेज था, तो वो मैंने लिख दिया है एट नो लोड। अब जैसे ही हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो आए बहने लगा, आए बहने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन होने लगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस भी ड्रॉप आए आरएसी होने लगा, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ड्रॉप आए आरए होने लगा, वीटी टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस तो है ही, और यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ ईएओ है, ऐसा मैं नॉर्मली बोलूंगी। पर अब क्या हुआ, जैसे ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से आए करंट बहने लगा, इसने अपना फ्लक्स डेवलप किया, वो फ्लक्स ने इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, क्योंकि क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड है, नॉर्थ और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो जनरेटेड ईएमएफ जो सिर्फ इसकी वजह से था, अब इसकी वजह से और जनरेटेड ईएमएफ बढ़ गए बनेगा, मतलब और बढ़ जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, फ्लक्स ज़्यादा आ चुका है। ज़्यादा फ्लक्स में अगर इस आर्मेचर को हम घुमा रहे हैं, पहले सिर्फ इसके फ्लक्स में शंट फील्ड फ्लक्स में हम घुमा रहे थे तो ईएओ जनरेट हो रहा था, अब सीरीज फील्ड फ्लक्स भी आ गया तो ये जनरेटेड ईएमएफ बढ़ जाएगा। माना कि वो ईएओ डैश है और ईएओ डैश जो है वो बड़ा होगा ईएओ से, मतलब नो लोड कंडीशन में जो जनरेटेड ईएमएफ था, लोड कंडीशन में जो आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज आ गया वो अब बढ़ गया है, वो अब बढ़ गया है। मतलब अब यहाँ पर मेरे इसके बाद तीनों टाइप के क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड जनरेटर्स को मैं डिफाइन कर पाऊंगी। क्या हो रहा है, जब यहाँ पे सिर्फ ईएओ है तो वीटी की वैल्यू इतनी है नो लोड कंडीशन में, पर जैसे ही हमने क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड में इस फील्ड वाइंडिंग में करंट बहने लगा तो ईएओ डैश आपका बढ़ गया, किससे, ईएओ से, मतलब ईएओ से ईएओ डैश बड़ा हो गया लोडेड कंडीशन में। अब अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, सीरीज वाइंडिंग के लार्ज है, सीरीज नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल एन फॉर सीरीज नंबर ऑफ टर्न, सीरीज के लिए ऐसी लिया, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन लिया, और ज्यादा है तो नेचुरली वो ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस किया तो ये जो होगा ये ज्यादा इतना बड़ा होगा, ये ईएओ डैश ईएओ से इतना बड़ा होगा कि ये टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस का नो लोड कंडीशन के टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि वीटी जो है वो ईएओ, मतलब नो लोड कंडीशन का जो टर्मिनल वोल्टेज से उससे बड़ा हो जाएगा लोड कंडीशन का टर्मिनल वोल्टेज। फिर से आप ध्यान रखिए, मैं इसे एट लोड लिख देती हूँ। ईएओ नो लोड कंडीशन का ईएमएफ है
और लोडेड कंडीशन का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? इसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स इसके बहुत बड़े हैं, तो ज्यादा ईएमएफ ये बहुत बड़ा हो रहा है ईएओ से, और अगर ये बड़ा हो रहा है तो हो सकता है कि वीटी की वैल्यू इस वाली वीटी की वैल्यू से ज्यादा हो जाए। इस वाले वीटी की वैल्यू से अगर मैं इसको भी वीटी नो लोड कंडीशन का बोल दूं तो लोडेड कंडीशन का VTL होगा, या चलिए इसको लोडेड कंडीशन का VTL बोल देती हूँ, तो लोडेड कंडीशन का VTL जो है वो VT से बहुत बड़ा होगा। मतलब लोडेड कंडीशन का VTL नो लोड कंडीशन के VT से बहुत बड़ा होगा, और नो लोड कंडीशन का VT मतलब EAO, तो वही मैं लिख रही हूँ कि EAO इज लेस देन VTL। ऐसा जब होगा उस टाइप का डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होगा वो ओवर कंपाउंडेड कहलाएगा। और ओवर कंपाउंडेड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज शुरू में आपका जो भी नो लोड कंडीशन में हुआ, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे आपका टर्मिनल वोल्टेज बड़ा बड़ा होता जाएगा, और एक पॉइंट के बाद फिर जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आर्मेचर रिएक्शन IaRSC और IaRa काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तब ये आपका कम की तरफ आना शुरू होगा। मतलब ये कर्व फिर ड्रूपिंग पे जाएगा। तो ओवर कंपाउंडेड में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से EAO से मतलब लोडेड कंडीशन का आर्मेचर के अक्रॉस का EMF नो लोड कंडीशन के आर्मेचर के अक्रॉस के EMF से ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से नो लोड कंडीशन का टर्मिनल वोल्टेज जो है और लोडेड कंडीशन का जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये लोडेड कंडीशन का टर्मिनल वोल्टेज है क्योंकि लोड कनेक्ट कर दिया है, तो लोडेड कंडीशन का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बड़ा होता है नो लोड कंडीशन के टर्मिनल वोल्टेज से। और VT को ही मैं कैसे लिख रही हूँ? EAO लिख रही हूँ। तो ये मैं इक्वेशन इसी में EAO इज लेस देन VTL, EAO इज लेस देन VTL ऐसा मैं लिख सकती हूँ, और ऐसा डीसी कंपाउंडेड जनरेटर को ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर कहा जाता है। अब सेकेंड टाइप का हो सकता है फ्लैट कंपाउंडेड। फ्लैट कंपाउंडेड का मतलब VT रेटेड के आसपास, ये डैश लाइन रेटेड वोल्टेज की है कांस्टेंट वाली, मतलब डैश VT रेटेड इतना है तो इसके आसपास ही बना रहता है, ज़्यादा डिविएट नहीं होता। कब? जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स मॉडरेट होंगे, नॉर्मल होंगे, तो जो है नो लोड कंडीशन का जो जनरेटेड EMF है आर्मेचर का वो लगभग किसके बराबर होता है? लोडेड के टर्मिनल वोल्टेज के, मतलब VTL के बराबर क्या हो जाएगा? EAO हो जाएगा। नो लोड कंडीशन का जनरेटेड EMF आर्मेचर के अक्रॉस का लोड कंडीशन के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, लगभग कह सकती हूँ मैं इसको ऐसे, लगभग। तो ये कैसा कह रहा था? फ्लैट कंपाउंडिंग। तो इस रेटेड वोल्टेज के आसपास बना रहता है ये। थर्ड टाइप का क्या होगा? अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो फिर इसका सपोर्ट, इसको बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कम सपोर्ट मिल पा रहा है। तो कम सपोर्ट की केस में EAO डैश बड़ा होगा EAO से। इस केस में भी EAO डैश EAO से बड़ा होगा, मतलब तीनों ही केसेस में EAO डैश EAO से बड़ा ही होगा। नो लोड कंडीशन का जनरेटेड EMF छोटा ही होगा लोडेड कंडीशन के जनरेटेड EMF से, पर जब ये केस है तो ये बहुत बड़ा है, ये केस है तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये केस है तो ये और थोड़ा सा ही बड़ा है। तो क्या हो रहा है कि जब करंट बहता है इस केस में या इस केस में, तो ये दोनों थोड़े जल्दी ज़्यादा क्वांटिटी के मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो EAO डैश में से ये जब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो VT लगभग किसके बराबर हो जाता है? VTL लगभग EAO के बराबर हो जाता है। इस केस में भी आपको क्या होगा? सीरीज नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो नेचुरली टर्न कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब EA और EAO डैश लगभग बराबर हो सकते हैं, लगभग बराबर हो सकते हैं। और लगभग बराबर है मतलब क्या होगा कि जैसे ही करंट बहने लगेगा तो ये वाले सब्ट्रैक्टिव हो जाएंगे, मतलब EAO जो होगा वो VTL से बड़ा हो जाएगा, EAO जो है वो VTL से बड़ा हो जाएगा।
तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग होती है। एक लार्ज नंबर ऑफ सीरीज टर्न्स की वजह से कंपाउंडिंग है, जिसको ओवर कंपाउंडिंग कह रहे हैं। एक मॉडरेट नंबर ऑफ सीरीज फील्ड टर्न्स की वजह से कंपाउंडिंग है, उसे फ्लैट कह रहे हैं। और एक सीरीज लेस नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, फील्ड वाइंडिंग के लेस नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से अंडर कंपाउंडिंग। और देखिए अंडर कंपाउंडिंग में वी रेटेड से हमेशा वोल्टेज कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। वी रेटेड किसको बोल सकते हैं हम, इसको, दिस इज वी रेटेड, ये क्या है, वी रेटेड वोल्टेज है। और EAO को ही मैं वी रेटेड बोल, तो ये थोड़ा जल्दी ड्रूपिंग की तरफ जाएगा। नेक्स्ट होता है डिफरेंशियली कंपाउंड। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जिसको नॉर्थ पोल बना रहा है उसको ये साउथ पोल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो नेचुरली EMF जो होगा नो लोड कंडीशन का बड़ा होगा, और जैसे ही इसमें से करंट बहने लगेगा तो लोडेड कंडीशन का मतलब कंडीशन ये वाली हो जाएगी, EAO इज वेरी लेस देन, EAO डैश इज वेरी लेस देन EAO हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड में। और आप देख ही पा रहे हैं कि EAO डैश अगर छोटा हो गया तो नेचुरली VT में से फिर ये भी, मतलब EAO डैश में से ये भी सब सब्ट्रैक्ट होंगे, तो VTL धीरे 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 जल्दी ड्रूपिंग गेन करेगा। तो ये डिफरेंशियली कंपाउंड का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं लोड बढ़ने के साथ डिफरेंशियली कंपाउंड में, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आए करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से बहने वाला बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा डिफरेंशियल कंपाउंडिंग क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जिसको इसने नॉर्थ पोल बनाया शंट फील्ड वाइंडिंग ने, उसको ये IA की वैल्यू उस हिसाब से इसके फ्लक्स को कम करके उतनी ही वीक कर देगा नॉर्थ पोल को। IA करंट बढ़ा तो ये और वीक हो जाएंगे, IA करंट और बढ़ा तो ये और वीक हो जाएंगे। IA करंट की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज़्यादा ज़्यादा वीक होते चले जाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा वीक होते चले जाएंगे। तो एक तो खुद की वजह से तो ड्रॉप हो ही रहा है क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंडिंग है, और फिर IARA आर्मेचर रिएक्शन IARSC तीनों और है कम करने के लिए। मतलब ये खुद तो EAO को कम कर ही रहे हैं, साथ में IA करंट इन तीनों की वजह से भी EAO डैश को बहुत छोटा बना देगा, बहुत छोटा बना देगा। तो इस तरीके से इसका जल्दी वी रेटेड से इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती चली जाती है। तो बहुत ही स्पेशल इसका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरेटर्स के एप्लीकेशंस बता दूंगी। तो मैं फिर से कहूँगी, ओवर कंपाउंडेड, फ्लैट कंपाउंडेड या अंडर कंपाउंडेड में EAO डैश हमेशा बड़ा होगा EAO से। डिफरेंशियली कंपाउंड में EAO डैश हमेशा छोटा रहेगा EAO से। पर क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग में ओवर कंपाउंडिंग तब होगी जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बड़े होंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज जो है वो छोटा रह जाए टर्मिनल लोड के अक्रॉस के टर्मिनल वोल्टेज से। ये सीरीज फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स मॉडरेट है तो हो सकता है EAO जो है वो VT के लगभग बराबर आ जाए। कब? इन सब के सब्ट्रैक्शन के बाद, इन सब के सब्ट्रैक्शन के बाद ये दोनों इक्वल हो जाए। और सीरीज नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही छोटे हैं तो जनरेटेड रेटेड EMF बड़ा हो जाएगा लोड टर्मिनल वोल्टेज से, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसके वजह से फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो नेचुरली ज़्यादा सपोर्ट ये करेगा, उससे कम सपोर्ट ये करेगा, उससे कम सपोर्ट ये करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से आपको ये 3 चीज़ें मिल सकती है। और डिफरेंशियली कंपाउंड में तो रेटेड वोल्टेज जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे जनरेटेड टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस का बहुत ही फास्ट ड्रूप होगा। तो उम्मीद है ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।